नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरदार। मैं हूं श्वेता सिंह। सबसे पहले खबरों को खबरदार के लेंस से देख लेते हैं। आज की बड़ी खबर यह है कि कृषि कानूनों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार एकदम अटल मोड में आ गई है। आज प्रधानमंत्री मोदी ने हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उड़ीसा और अरुणाचल प्रदेश यानी 7 राज्यों के किसानों से बातचीत की। करीब 29 मिनट के इस संवाद में किसानों को मनाने और भ्रम दूर करने की कोशिश थी, जिस पर शर्तें लागू थी और विपक्ष के लिए जबरदस्त कटाक्ष और तंज थे। इसके बाद पीएम ने 51 मिनट का भाषण भी दिया, जो दिल्ली से लेकर बंगाल तक घूम घूम कर विपक्ष पर वार करता रहा। एक तरफ 9 करोड़ किसानों के खातों में 18,000 करोड़ रुपए की सम्मान निधि डायरेक्ट ट्रांसफर हो रही थी और उसी दौरान पीएम मोदी दिल्ली बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसानों से एक तरह का इनडायरेक्ट संवाद कर रहे थे, सरकार का पक्ष रख रहे थे। उनका जोर इस बात पर था कि किसानों को गुमराह किया जा रहा है और किसानों के खेतों में विपक्ष राजनीति की फसल बो रहा है। आज अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर पीएम का संवाद भी अटल था और बॉडी लैंग्वेज भी अटल थी। इस खबर की पूरी पिक्चर आपको देखनी चाहिए। पूरी दुनिया में अगर कोई देश आतंकवादियों का दिल से सम्मान करता है तो वो पाकिस्तान है। जिन आतंकवादियों ने 2002 में अमेरिकी पत्रकार डैनियल पर्ल को अगवा करके उनकी हत्या कर दी थी और उनका सिर कलम करने के बाद वीडियो अमेरिका भेजा था, उन्हीं आतंकवादियों को पाकिस्तान के सिंध हाई कोर्ट ने जेल से बाहर निकलने का रास्ता दे दिया। इसके साथ ही खूंखार आतंकवादी उमर सईद शेख आजाद हो गया। भारत और अमेरिका से नफरत करने वाला ये मोस्ट वांटेड आतंकवादी अब हर साजिश करने के लिए स्वतंत्र है। ये वही आतंकी है जिसे कंधार हाईजैक कांड में भारत को छोड़ना पड़ा था। पाकिस्तान किस तरह आतंकवादियों को फ्री पास दे रहा है और कैसे जेल में भी आतंकियों को लाखों का खर्चा पानी दे रहा है, ये सब आपको 9:30 बजे दिखाएंगे। आज अटल जी की एक कविता भी पाकिस्तान को करारा जवाब देगी। उनके शब्दों की बिजली पाकिस्तान पर तेजी से गिरने वाली। लेकिन शुरुआत हम किसान आंदोलन से कर रहे हैं, क्योंकि आज पूरा 1 महीना हो गया, 30 दिन हो गए। सरकार जोश में है, किसान आक्रोश में है। दिल्ली के बॉर्डर्स पर अब भी किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार के साथ बातचीत की डोर टूटी हुई है। सरकार के न्योते के बावजूद अब तक गतिरोध कायम है। इस बीच आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों से संवाद किया और कृषि कानून के हर पहलू पर अपनी बात देश के सामने रखी। इसी दौरान पीएम ने किसान सम्मान निधि योजना की नई किश्त किसानों के खाते में सीधे डालने की शुरुआत कर दी है और आक्रोशित किसानों को बातचीत का न्योता भेजा है। आज पीएम मोदी की बॉडी लैंग्वेज एकदम अटल थी। वो किसानों के लिए मुलायम और विपक्ष पर बहुत मारक थे, लेकिन किसानों को उनकी बात समझ में आई या नहीं, ये देखना होगा। तो आप दोगली नीति लेकर के चल रहे हैं। किसानों के कंधे पर बंदूकें फोड़ रहे हैं। जब तक कृषि के 3 कानून वापस नहीं लिए जाते, हम आंदोलन में बने रहेंगे। ये संकल्प भी किया है और सुनाली भी दी है कि हम ये संघर्ष जीत कर पाएंगे। जहाँ जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं, जिसमें कोई तर्क नहीं, कोई तथ्य नहीं है, राजनीतिक मैदान में खुद के जिंदा रहने की जड़ी बूटी खोज रहे हैं। मेरे देश के किसानों से आग्रह है, किसी के बहकावे में ना आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाव भाव, शब्द और तंज से एक बात शीशे की तरह साफ हो गई कि कृषि कानूनों को लेकर उनका इरादा अटल है। बस किसानों के आशीर्वाद बने रहें ताकि हम देश के किसानों का कल्याण करते रहें। संवाद तो हो सकता है, लेकिन पीछे हटने का तो सवाल ही नहीं उठता। आंदोलन के 30वें दिन प्रधानमंत्री ने किसानों से संवाद किया और सरकार के स्टैंड पर अब तक के सारे भ्रम दूर कर दिए। क्या वो कंपनी वो आपसे जिंजर ही ले जाती है कि जमीन भी उठा के ले जाती है? फिनिशिंग प्रोडक्ट को ले जाने का एग्रीमेंट किया है, जमीन को नहीं। ना तो कृषि कानून में कोई बदलाव मंजूर है, ना ही सरकार अपनी खींची हुई लकीर मिटाने को राजी है। देश भर में बढ़ते हुए किसानों के आक्रोश को कम करने के लिए सरकार ने अलग से रास्ता निकाल लिया है। इस
इसमें संवाद भी है और सौगात भी। प्रधानमंत्री ने अन्नदाताओं के लिए खजाना खोला और किसान सम्मान निधि के तहत 9 करोड़ किसानों के खातों में 18,000 करोड़ रुपए सीधे ट्रांसफर कर दिए। $18,000 करोड़ से ज्यादा रुपए पल भर में सीधे किसानों के बैंक खातों में जमा हो गए हैं। कोई कमीशन नहीं, कोई कट नहीं, कोई हेरा फेरी नहीं। पैसा तो डायरेक्ट ट्रांसफर हो गया, लेकिन संवाद उतना डायरेक्ट नहीं था। दिल्ली बॉर्डर पर बैठे किसानों को समझाने और मनाने के लिए पीएम ने 7 राज्यों के किसानों से 29 मिनट तक बातचीत की और विरोध के आधार को भ्रम बताया। मेरे देश के किसानों से आग्रह है, किसी के बहकावे में न आए, किसी के झूठ को न स्वीकारें, तर्क और तथ्य के आधार बनाकर ही सोचे विचारे। किसानों से बातचीत के बाद पीएम मोदी ने करीब 51 मिनट तक भाषण दिया। पीएम के पूरे भाषण का सार इन 5 बातों से समझा जा सकता है। पहला ये कि किसानों का आंदोलन भटक गया है। दूसरी बात ये कि राजनीतिक दल किसानों को गुमराह कर रहे हैं। तीसरी बात, एमएसपी खत्म नहीं होगी, मंडियां भी चालू रहेंगी। चौथी बात, नया कृषि कानून किसानों को विकल्प देगा। और 5वीं बात, सरकार किसानों से बातचीत के लिए तैयार है। यानी विरोध कर रहे किसान भ्रमित है, वो कृषि कानून के फायदे समझ नहीं पा रहे और किसान उन राजनीतिक दलों के हाथ की कठपुतली बन रहे हैं जिन्हें जनादेश ने सत्ता से बाहर कर दिया है। जब देश की जनता ने उन्होंने नकार दिया है तो कुछ न कुछ ऐसे इवेंट कर रहे हैं, इवेंट मैनेजमेंट हो रहा है ताकि कोई सेल्फी ले ले, कोई फोटो छप जाए, कहीं टीवी पर दिखाई दे और उनकी राजनीति चलती जाए। अब देश ने उन लोगों को भी देख लिया है, ये देश के सामने एक्सपोज हो गए हैं। ये लोग अखबारों और मीडिया में जगह बनाकर राजनीतिक मैदान में खुद के जिंदा रहने की जड़ी बूटी खोज रहे हैं। आपने देखा होगा जब प्रारंभ हुआ था तो उनकी इतनी मांग थी कि भाई एमएसपी की गारंटी दो, और अब एमएसपी वगैरह बाजू में क्या चल रहा है, ये लोग हिंसा के आरोपी ऐसे लोगों को जेल से छुड़ाने की मांगे कर रहे हैं। कहते हैं टोल टैक्स नहीं होगा, टोल खाली कर दो। भाई किसान का विषय छोड़ करके नई जगह पे क्यों जाना पड़ रहा है? जो नीतियां पहले के समय से चली आ रही है, अब ये किसान आंदोलन की आड़ में उनका भी विरोध कर रहे हैं। क्यों आप दोगली नीति लेकर के? प्रधानमंत्री ने किसानों को पुचकारा और विपक्ष को फटकारा। दिल्ली से लेकर बंगाल तक उनके निशाने पर विपक्ष ही था। बंगाल में आपकी धरती है तो आपने बंगाल में किसानों को न्याय दिलाने के लिए क्यों आपने कभी आवाज नहीं उठाई? और आप वहां से उठ करके पंजाब पहुंच गए। संवाद में पीएम किसानों में फैले भ्रम को तोड़ने की कोशिश करते दिखे। किसानों में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से जमीन छीनने का डर फैला है। अरुणाचल प्रदेश के एक किसान से पीएम की बातचीत का अंश दिलचस्प है। क्या वो कंपनी जो आपसे जिंजर खरीदती है वो आपसे जिंजर ही ले जाती है कि जमीन भी उठा के ले जाती है? फिनिशिंग प्रोडक्ट को ले जाने का एग्रीमेंट किया है, जमीन को नहीं। जमीन अपना है, अपना ही रहेगा। किसानों से आज जो संवाद हुआ वो किसी मेगा इवेंट से कम नहीं था। एक मोर्चा प्रधानमंत्री ने संभाला हुआ था तो बाकी मोर्चों पर मंत्रिमंडल के सदस्य और बीजेपी के दिग्गज नेता देश के अलग अलग हिस्सों में किसानों के साथ मौजूद थे। हर मंच से हो रही बातों का सार एक ही था, नए कृषि कानून किसानों के लिए किसी टॉनिक से कम नहीं। विपक्ष के नेताओं के पास कोई मुद्दा नहीं, एक कोरा झूठ फैला रहे हैं कि एमएसपी बंद होने वाली है। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कर दिया है, आज मैं फिर से स्पष्ट करना चाहता हूं किसानों के सामने, एमएसपी थी, है और हमेशा के लिए रहने वाली। मैं किसान का बेटा होने के नाते मैं कहना चाहूंगा, सरकार में हम लोग बैठे हैं बहनों भाइयों, हम ऐसा कोई भी काम हमारी सरकार नहीं करेगी जो किसानों के हितों पर चोट पहुंचाने वाला होगा। आज मैं पूछना चाहती हूँ राहुल गांधी से, देश भर के किसान को बरगलाते हो, झूठ बोलते हो,
कभी आकर ये बताओ कि जब तुम्हारी सत्ता थी तो धान की और गेहूं की कितनी खरीद होती थी? आज माननीय मोदी जी को यानी सरकार की तरफ से 3 बातें एकदम साफ हो गई। पहली ये कि सरकार अपने कृषि कानून को लेकर अटल है, दूसरी ये कि किसान आंदोलन पर विपक्ष राजनीति कर रहा है, और तीसरी ये कि किसानों से बात तो होगी लेकिन किस शर्त पर ये किसान नहीं बल्कि सरकार तय करेगी। आज तक ब्यूरो। कृषि कानूनों के फायदे और विपक्ष की राजनीति पर प्रहार के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तकरीबन 9 करोड़ किसानों को 18,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। ये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि यानी पीएम किसान योजना के तहत ट्रांसफर किए गए पैसे हैं। हम इस योजना के जरिए किसानों की मदद और राजनीति की पूरी पिक्चर सामने रख रहे हैं। बीज, खाद जैसी लागत पर होने वाले खर्च में मदद करने के लिए 2,000 रुपयों की 3 किश्तों में सालाना 6,000 रुपए दिए जाते हैं। 20 सितंबर 2020 तक इस योजना के तहत 94,120 करोड़ रुपए किसानों के बैंक खातों में पहुंचाए गए। आज फिर 18,000 करोड़ रुपयों की रकम ट्रांसफर की गई। सीधे तौर पर यह योजना किसानों, खासकर छोटे और मध्यम किसानों के लिए बहुत मददगार है, लेकिन विपक्ष ने इसकी राजनीतिक मंशा पर हमेशा सवाल उठाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 फरवरी 2019 को गोरखपुर में पीएम किसान योजना लॉन्च की थी, लेकिन योजना 1 दिसंबर 2018 से ही प्रभावी की गई। योजना को लॉन्च करने की टाइमिंग को लेकर विपक्ष ने हमला बोला कि योजना 2019 लोकसभा चुनावों में फायदा उठाने के लिए लाई गई। योजना की ऐसी टाइमिंग की वजह से पीएम किसान की 2 किश्तों का पैसा लोकसभा चुनाव के पहले किसानों के खातों में ट्रांसफर हुआ। पीएम किसान पर इस टकराव के बावजूद आज पश्चिम बंगाल को छोड़कर पूरे देश में यह लागू है। पीएम मोदी के अनुसार बंगाल सरकार के रवैये की वजह से राज्य के 70 लाख किसान योजना का फायदा नहीं उठा पा रहे हैं। एक तरफ इस योजना के राजनीतिक उद्देश्य पर तरह तरह की शंकाएं हैं, दूसरी तरफ इस योजना से किसानों को हुए लाभ के सरकारी दावे हैं। योजना जब लॉन्च की गई थी तब अधिकतम 2 हेक्टेयर जमीन का मालिकाना हक रखने वाले किसान ही इसके हकदार थे, लेकिन अब जमीन पर मालिकाना हक की सीमा हटा ली गई। योजना के तहत अब तक 7 किश्तों में पैसे ट्रांसफर हुए हैं। पहली किश्त में 10 करोड़ 65 लाख, दूसरी किश्त में 10 करोड़ 36 लाख, तीसरी किश्त में 9 करोड़ 69 लाख, चौथी किश्त में 8 करोड़ 75 लाख, पांचवी किश्त में 7 करोड़ 66 लाख, छठी किश्त में 6 करोड़ 19 लाख किसानों के खाते में पैसे गए। आज 7वीं किश्त में 9 करोड़ किसानों के लिए पैसे ट्रांसफर हुए। आप सोच रहे होंगे कि पहले की किश्तों से लाभार्थी किसानों की संख्या घटती क्यों दिख रही है। इसकी वजह यह है कि कई बार बैंक खातों में किसी चूक या बदलाव की वजह से पेमेंट्स फेल भी हुए। इसीलिए कई किसान ऐसे भी होंगे जिनके पेमेंट्स अभी पेंडिंग होंगी, जो समय के साथ उनके खातों में आएंगी। पीएम किसान योजना को मोदी सरकार अपनी बड़ी उपलब्धि बताती है। जाहिर तौर पर कृषि कानूनों पर जब सरकार को घेरने की कोशिश हो रही है, तब सरकार ने इस योजना को अपने ब्रह्मास्त्र के तौर पर सामने रखा है। एक तरफ सरकार बातचीत की पेशकश कर रही है, दूसरी तरफ किसान कानून में कोई बदलाव न करने का संदेश पीएम भी दे रहे हैं और सरकार के मंत्री भी। सरकार और किसानों के बीच डेडलॉक की सबसे बड़ी वजह यही है। किसानों की मांग है कि बातचीत कृषि कानूनों को वापस लेने पर होनी चाहिए, न कि आधे अधूरे संशोधन पर। इस बीच किसानों का प्रदर्शन आज तेज हो गया। किसानों ने हरियाणा के तमाम टोल बूथ को फ्री कर दिया। किसानों का दिल्ली कूच लगातार जारी है। वहीं बीजेपी की किसान पंचायत खत्म हुई तो विपक्ष राशन पानी लेकर मोदी सरकार पर चढ़ गया। पीएम के एक आरोप का किसान भी जवाब दे रहे हैं और विपक्ष भी। पीएम मोदी, सीएम योगी कैसे बड़े बड़े ऐलान, फिर क्यों जाती हमारी जान। 14 दिन माँ पैसा आई है, ऐसा किराए ऐलान, उनके कहाँ गए फरमान। अन्नदाताओं में जितना आक्रोश है उतना ही दुख है। सरकार ने उन्हें सड़क पर छोड़ दिया। 30 दिन हो गए, कोई हल नहीं। हट इधर भी है तो उधर भी। किसानों का आक्रोश बढ़ रहा है। पंजाब से दिल्ली तक, दिल्ली से यूपी तक गुस्सा उबाल मार रहा है। दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पर ठंड के बीच किसानों ने कपड़े उतार कर विरोध जताया। तो पंजाब के फजीलका का एक किसान अपने जिस्म पर जंजीरें और ताले बांधकर विरोध प्रदर्शन कर रहा था।
उत्तराखंड के उधम सिंह नगर के बॉर्डर पर किसानों ने पुलिस की घेराबंदी तोड़ दी और दिल्ली कूच कर गए। दिल्ली, बठिंडा, कुरुक्षेत्र, अमृतसर, हिसार, मिर्जापुर, संगरूर, पठानकोट, सोनीपत, जालंधर, सिरसा, रोहतक, जिंद, करनाल, पीलीभीत शहरों के नाम लेते जाइए, हर जगह किसान सड़क पर हैं, कृषि बिल का विरोध कर रहे हैं। ये अगर हमें सिखाएंगे तो हम तो सीखेंगे नहीं इनसे। ये सारी दुनिया को गुमराह करने के लिए अबानिया को अडानिया का यार है मोदी, बाकी कुछ नहीं। पैसा दे के उनको किसान बना रहे हो, किसान नहीं है उनको पैसा भेज रहे, जाके उनका कंप्यूटर चेक करो। क्या 26 तारीख को हमने उधर दिल्ली को कूच किया है, उसके बाद पैसा नहीं डाला। अगर प्रधानमंत्री गंभीरता को समझते हुए इस मसले को निपटाना चाहते हैं तो एक दिन में खत्म हो जाएगी। समस्या का समाधान तो बहुत ही साधारण है। मोदी जो है एक डिक्टेटरशिप में आ रहा है, इसको इतना नहीं पता अभी हमने बैठाया था और हम ही उतारेंगे इसको नीचे। किसानों ने 25 दिसंबर से 27 दिसंबर तक हरियाणा में टोल नहीं लगने देने का ऐलान किया था। आज हरियाणा के ज्यादातर टोल पर पैसे नहीं लेने दिए गए। सरकार को करोड़ों के नुकसान की आशंका है, लेकिन सवाल उठता है कि सरकार और किसानों के बीच डेडलॉक कब तक चलेगा? क्या प्रधानमंत्री की अपील का कोई असर होगा? क्या किसानों के खाते में पैसे डालने से किसान मान जाएंगे? क्या मजाक बना रखा है? ये 2000 रुपया दे के कह रहे हैं कि हमने बड़ा मार्के का काम कर दिया। अरे 2000 का ये हम खरीदते हो क्या? हमें पैसे से कोई मतलब, हमें पैसे से कोई मतलब नहीं है। हमें जो पैसा हमारा वही है, जो कानून 3 किसानों के ऊपर लागू गए वही हमारा सारा कुछ वही है। हमें पैसा नहीं चाहिए, हमारा जो कानून है वो वापस ले। दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे किसानों को पैसे नहीं बल्कि कानून में पूर्ण बदलाव चाहिए। उधर सरकार बात करने को तो तैयार है, लेकिन कानून वापस लेने का इरादा नहीं है। अब सवाल उठता है कि मामला सुलझेगा कैसे? कृषि मंत्री ने 5 दिनों के भीतर 2 चिट्ठियां भेजी। प्रधानमंत्री ने आज ही किसानों से बात करके अपील की। सरकार के प्रस्ताव पर संयुक्त किसान मोर्चे की कल बैठक होगी, यानी कल ही सरकार के प्रस्ताव पर किसान अपना फैसला लेंगे। किसानों को ये तय करना है कि वो सरकार के प्रस्ताव पर बात करेंगे या नहीं। अगर किसान नेता कानून की पूर्ण वापसी की मांग पर अड़े रहे तो डेडलॉक खत्म नहीं होगा। इधर विपक्ष ने सरकार पर आज फिर मोर्चा खोला और आरोप लगाए कि सरकार जानबूझकर किसानों को थका रही है। ये लड़ाई राजनीतिक नहीं, ये लड़ाई कांग्रेस बनाम भाजपा नहीं, ये लड़ाई विपक्ष बनाम सत्ता पक्ष नहीं, ये लड़ाई इस देश की माटी, खेत, खलिहान की अगली नस्ल और अगली फसल की लड़ाई है। और इस लड़ाई में देश का किसान कामयाब होगा और कांग्रेस उनके साथ खड़ी। मोदी जी, आपका दम नहीं है, हिम्मत नहीं है कि आंदोलनरत किसानों के सामने आके बैठ के बात करके कोई हाल निकालने की। आप किसानों को मदद करना चाहते हैं तो क्यों? लाखों की तादाद में किसान आज परेशान होके खुले आसमान की तले शीत की कहर में ये जिंदगी गुजर रहे हैं। इसके बारे में तो आपको सोचना चाहिए। जिस ठंड में हमारे हजारों किसान दिल्ली के चारों तरफ बैठे हैं, इस बात को दिखाता है कि जो जमीन से अनाज पैदा कर पेट पालते हैं, उन किसानों की चिंता सरकार को नहीं है। इसलिए हम सबको एकजुटता से काम करना पड़ेगा, तमाम विपक्ष के दल और हम सब लोगों को केंद्र सरकार पर दबाव बनाना पड़ेगा। बीते 30 दिनों में दिल्ली की सीमा पर किसानों का हुजूम कम नहीं हुआ। यूपी, हरियाणा, पंजाब के साथ साथ दूसरे राज्यों के किसानों का दिल्ली कूच लगातार जारी है। पुलिस धरपकड़ और नाकेबंदी से बचने के लिए अब किसानों ने छापामार तरीके से दिल्ली तक पहुंचने की रणनीति बनाई। किसानों का एक ही लक्ष्य है कि किसी भी हाल में आंदोलन कमजोर न पड़े। अनीशा माथुर के साथ कुमार कुणाल, दिल्ली, आज तक। आतंकवादियों के प्रति पाकिस्तान के दिल में कितनी इज्जत, कितना सम्मान है, इसका इजहार पाकिस्तान समय समय पर करता आया है। अब उसने एक बार फिर कुछ ऐसा ही किया। आपको याद होगा 2002 में अमेरिका के पत्रकार डैनियल पर्ल की पाकिस्तान में अगवा करने के बाद हत्या कर दी गई थी। आतंकवादियों ने डैनियल पर्ल का सर कलम करने के बाद उसका वीडियो अमेरिका को भेजा था, जिसके बाद पाकिस्तान में पर्ल की हत्या के मुख्य आरोपी उमर सईद शेख और उसके 3 साथियों को गिरफ्तार किया गया था। उमर सईद शेख को 2007 में फांसी की सजा सुनाई गई थी, लेकिन अब सिंध हाईकोर्ट ने डैनियल पर्ल के हत्यारों को रिहा करने का आदेश दे दिया है। कोर्ट ने उमर शेख के सर से पर्ल की हत्या का इल्जाम हटाकर उसे सिर्फ
अपहरण का दोषी माना है, जिसके लिए उसे 7 साल की सजा सुनाई है। यह सजा वो पहले ही काट चुका है, इसीलिए जेल से बाहर आ गया है। वैसे शायद आपको पता नहीं होगा, उमर सईद शेख भारत का भी मोस्ट वांटेड आतंकवादी है, जिसे कंधार हाईजैक कांड में छोड़ा गया था। जाहिर है जेल से छूटने के बाद एक बार फिर से भारत में आतंकवादी साजिशों को अंजाम देने की खुली छूट मिल चुकी है। वैसे तो पाकिस्तान में आतंकवादियों का बाइज्जत बरी हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आतंकी उमर सईद शेख की रिहाई ने अमेरिका को गुस्सा दिला दिया है। Der amerikanische Journalist Daniel Pearl war Jude. ये तस्वीरें 2002 में अमेरिकी पत्रकार डैनियल पर्ल की आखिरी तस्वीरें हैं, जिन्हें पाकिस्तान में अगवा किया गया था और फिर उनका सिर कलम कर दिया गया था। अब पाकिस्तान के सिंध हाई कोर्ट ने उनके कातिल आतंकवादी अहमद उमर शेख और उसके 3 साथियों को रिहा कर दिया है। सिंध हाई कोर्ट ने अमेरिकी सहाफी डैनियल पर्ल केस में उमर शेख की नजरबंदी गैर कानूनी करार दे दी। नजरबंदी का नोटिफिकेशन कलअदम करार दे दिया। उमर शेख की फौरी रिहाई और नाम ECL में शामिल करने का हुक्म भी दे दिया गया। अदालत ने डैनियल पर्ल अमेरिकी पत्रकार थे जो वॉल स्ट्रीट जर्नल के लिए काम करते थे। वो 2002 में आतंकी संगठनों पर इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग करने पाकिस्तान गए थे। इसी दौरान उनकी हत्या कर दी गई। इस मामले में 4 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया था, जिनमें पर्ल का सिर कलम करने वाला अहमद उमर सईद शेख भी शामिल था, जिसे फांसी की सजा सुनाई गई थी, लेकिन वो 18 साल से जेल में था। साल 2016 में पाकिस्तानी सेना ने कराची में एक साथ 97 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया था और पर्ल के हत्यारे उमर सईद को जेल से भगाने की साजिश का भंडाफोड़ भी किया था। लेकिन अब पाकिस्तान के वकीलों ने ऐसा हुनर दिखाया है कि पर्ल का हत्यारा न सिर्फ जेल से बाहर आ गया, बल्कि कोर्ट ने उसे बिना किसी रोक टोक देश से बाहर जाने की इजाजत भी दे दी। देखिए 4 फरवरी 2020 को बाकायदा जस्टिस के आगा साहब की DB ने AT अपील के तहत इन्हें एक्विट किया था। इसमें सिर्फ अहमद उमर शेख को जो सजाए मौत का कैदी था उसे 7 ईयर की पनिशमेंट दी थी और ना देने पर इसे 2 मिलियन फाइन किया था। अगर ये तो 2 मिलियन फाइन जमा करा दे तो ठीक है, अदरवाइज। लेकिन अब क्योंकि ये 2000 से बिहाइंड द बार थे, लिहाजा उनकी तमाम रिलीजिंग सेटिस्फाइड हो गई। इनके आज ही फॉरवर्ड ऑर्डर होगा। जैसे ही ऑर्डर सेंट्रल जेल जाएगा इंशाल्लाह दे विल बी रिलीज। पाकिस्तान के आतंकी प्रेम का इससे पुख्ता प्रमाण और क्या हो सकता है कि जिस उमर सईद को अमेरिकी पत्रकार की हत्या के जुर्म में सजाए मौत दी गई हो, वो अब पाकिस्तान में एक सम्मानित नागरिक की हैसियत से घूमेगा। जबकि न सिर्फ अमेरिका बल्कि भारत के लिए भी उमर सईद शेख मोस्ट वांटेड आतंकवादी है। उमर सईद को 1994 में भारत में गिरफ्तार किया गया था। उसने 3 ब्रिटिश और 1 अमेरिकी नागरिक का अपहरण किया था। उमर सईद दिल्ली की तिहाड़ जेल समेत देश के कई जेलों में बंद रह चुका है। साल 1999 में कंधार हाईजैक कांड में भारत को जिन आतंकवादियों को रिहा करना पड़ा था, उनमें उमर सईद शेख भी शामिल था। अमेरिका में 11 सितंबर 2001 के हमले में एक चरमपंथी के खाते में पैसे ट्रांसफर करने के भी आरोप हैं। जाहिर है ऐसे खूंखार आतंकवादी की रिहाई पर अमेरिका भड़क गया है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने कहा है, हम इन आतंकवादियों की रिहाई पर बहुत फिक्रमंद हैं। इन लोगों ने एक अमेरिकी नागरिक और पत्रकार की बेरहमी से हत्या की थी। हम हालात पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। पर्ल के परिवार को इंसाफ दिलाना हमारी जिम्मेदारी है। अमेरिका कह रहा है कि पाकिस्तान के इस रवैये को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, लेकिन आतंकवादियों के प्रति पाकिस्तान का रवैया तो हमेशा से ऐसा ही रहा है, बेहद नरम, बेहद मुलायम। देखो ये दिखता है कि पाकिस्तान है, उसके अंदर जो आतंकवादी हैं वो फ्रीली मूव करते हैं और गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट है, ISI का इन्वॉल्वमेंट है इनको पैदा करने के लिए। और होता क्या है पाकिस्तान में कि ये जो टेररिस्ट एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं, इनके जो मुकदमे चलते हैं वो भी फार्स है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो एविडेंस नहीं देती कोर्ट में, और इसलिए क्या होता है कि ज्यादातर ये बच जाते हैं। ऐसे वक्त में जब अमेरिका समेत पूरी दुनिया का ध्यान कोरोना महामारी से निपटने में लगा है, तब पाकिस्तान में पर्ल के हत्यारे की रिहाई के पीछे भी ISI की गहरी चाल है। ISI को लग रहा है कि कोरोना संकट की वजह से
उमर सईद की रिहाई का अमेरिका ज्यादा विरोध नहीं कर पाएगा और ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान में हाफिज सईद और मसूद जैसे बड़े आतंकवादियों पर पूरी दुनिया की नजर है, तब उमर सईद को रिहा करके वो उसका इस्तेमाल कश्मीर में आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देने में कर सकता है। भारत के लिए एक ये अच्छी खबर नहीं है, ये फिर भारत में आके कोशिश करेगा आतंकवाद फैलाने की। ये जो उस वक्त के इसके लॉयर थे मेरठ में, ओपी शर्मा, उनका कहना है कि बहुत कट्टर इस्लामिस्ट है और ये मानता है कि जो भी नॉन मुस्लिम है वो सारे काफिर हैं। तो भारत की इंटेलिजेंस एजेंसीज सतर्क रहें, कोशिश तो होनी चाहिए इसको एलिमिनेट किया जाए, नहीं है तो इस पर निगाह रखी जाए कहीं ये भारत में फिर इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश करेगा और आतंकवाद फैलाने की पूरी कोशिश करेगा। उमर सईद को रिहा करके पाकिस्तान ने एक बार फिर जता दिया है कि पूरी दुनिया चाहे उसे अलग थलग कर दे, लेकिन वो खुद आतंकवादियों से खुद को अलग नहीं कर सकता। आज तक ब्यूरो। अब अमेरिकी पत्रकार डैनियल पर्ल के हत्यारे उमर सईद की रिहाई की इनसाइड स्टोरी आपको बताते हैं। दरअसल पाकिस्तान इन दिनों आतंकवादियों की सेकंड लाइन तैयार करने में जुटा हुआ है, क्योंकि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF में उस पर ब्लैकलिस्ट होने की तलवार लटक रही है, जिससे बचने के लिए पाकिस्तान को हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे ग्लोबल आतंकवादियों पर नकेल कसनी पड़ी है। वैसे उमर सईद की रिहाई के समय ही मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद को पहले से चल रही सजा के साथ 15 साल कैद की सजा और सुना दी गई। हाफिज सईद को यह सजा टेरर फंडिंग के मामले में पाकिस्तान की एक आतंकवाद रोधी अदालत ने सुनाई है। इससे पहले टेरर फंडिंग के 4 अन्य मामलों में हाफिज सईद को 21 साल की सजा सुनाई जा चुकी है। हाफिज सईद को पिछले साल 17 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था। इस साल फरवरी में अदालत ने 2 मामलों में उसे 11 साल की जेल की सजा सुनाई थी। इसके बाद नवंबर में सईद को 2 मामलों में 10 साल की सजा सुनाई गई थी। इस तरह कुल मिलाकर हाफिज सईद को 36 साल जेल की सजा हो चुकी है, लेकिन सभी मामलों में उसकी सजा साथ-साथ चलेगी। इस तरह हाफिज सईद को 15 साल जेल में रहना होगा। $1 करोड़ के इनामी आतंकवादी हाफिज सईद को बैक टू बैक सजा का ऐलान इसीलिए हो रहा है ताकि FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट होने से बच सके। हालांकि जेल में भी हाफिज सईद की शान में गुस्ताखी करने की हिम्मत पाकिस्तान अभी भी नहीं जुटा पा रहा। खबरें हैं कि उसे जेल में भी VIP ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। अब हम पाकिस्तान के लिए एक अटल चेतावनी का प्रसारण करेंगे। यह ऐसी चेतावनी है जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने एक कविता के शब्दों में पिरोकर पाकिस्तान की तरफ प्रक्षेपित की थी। आज देश अटल जी की 96वीं जयंती मना रहा है। भारत के राजनीतिक इतिहास में अटल बिहारी वाजपेयी का व्यक्तित्व एक शिखर पुरुष के तौर पर दर्ज है। वो एक शानदार कवि भी थे। राजनीति और काव्य का ऐसा मिश्रण किसी और में देखने को नहीं मिलता। कविताओं को लेकर उन्होंने कहा था कि मेरी कविता जंग का ऐलान है, पराजय की प्रस्तावना नहीं। उनकी एक ऐसी कविता भी है जिसने पूरे पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया था। वो कविता पाकिस्तान पर आज भी पूरी तरह फिट बैठती है। इसमें भारत के अटल इरादों का इजहार है। एक नहीं, दो नहीं, करो 20 समझौते ये पाकिस्तान से कहा गया है। एक नहीं, दो नहीं, करो 20 समझौते, पर स्वतंत्र भारत का मस्तक नहीं झुकेगा। अगणित बलिदानों से अर्जित यह स्वतंत्रता, अगणित बलिदानों से अर्जित यह स्वतंत्रता, सुस्वेद शोणित से सिंचित यह स्वतंत्रता, त्याग तेज तप बल से रक्षित यह स्वतंत्रता, दुखी मनुजता के हित अर्पित यह स्वतंत्रता। इसे मिटाने की साजिश करने वालों से कह दो चिनगारी का खेल बुरा होता है। इसे मिटाने की साजिश करने वालों से कह दो चिनगारी का खेल बुरा होता है। औरों के घर आग लगाने का जो सपना, वह अपने ही घर में सदा खड़ा हो। अपने ही हाथों तुम अपनी कब्र न खोदो, अपने ही हाथों तुम अपनी कब्र न खोदो, अपने पैरों आप कुल्हाड़ी नहीं चलाओ। ओ नादान पड़ोसी अपनी आंखें खोलो, आजादी अनमोल न इसका मोल लगाओ। पर तुम क्या जानो आजादी क्या होती है, पर तुम क्या जानो आजादी क्या होती है। तुम्हें मुफ्त में मिली न कीमत गई चुकाई। अंग्रेजों के बल पर 2 टुकड़े पाए हैं, मां को खंडित करते तुमको लाज ना आई। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।